मित्रों, शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल आज आपको मैं शेयर बाज़ार के बारे में किसी भी शेयर की ख़रीदारी कब शुरू करनी चाहिए इस बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर बाज़ार के बारे में जनरल टेंडेंसी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। कल सैटरडे था, आज संडे है। कल सैटरडे को ICICI बैंक के रिजल्ट आए, यस बैंक के रिजल्ट आए, IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट आए हैं, L&T फिनांस के रिजल्ट आए हैं। सारे रिजल्टों को मैंने डीपली स्टडी किया है। किसी भी रिजल्ट में कोई दम नहीं है मतलब ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो चमत्कारी रिजल्ट है। ये सारी फिनांस सेक्टर की कंपनीज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज हैं। किसी भी रिजल्ट में कोई ऐसा, उससे पहले बजाज फिनांस का रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट भी देखिए, इनोल अपने इतिहास में पिछले 2-4 सालों में सबसे कमज़ोर रिजल्ट था। तो या तो ये इंटरेस्ट रेट्स के कारण डिसकोऑर्डिनेट हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी कोई बात ज़रूर है कि जिसके कारण बाज़ार के अंदर, या कंज्यूमर डिमांड कम है इसलिए। हालांकि कैपिटल एक्सपांशन बहुत हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है कंट्री में, उसके कारण डिमांड तो है, लेकिन वो कॉरपोरेट्स की डिमांड हो सकती है, इंडिविजुअल्स की डिमांड थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी ब्याज के कारण। खैर से हाउसिंग लोन में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ठीक है, कई बातें हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि इन्वेस्टर्स को, जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, उनको कतई इस बारे में 1% भी चिंता की आवश्यकता नहीं। दे शुड कंटिन्यू टू होल्ड। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अमेरिकन मार्केट की चर्चा करें तो मार्केट बाग बबूला हो रहा था, और ये बात सही भी है कि एक सर्टन रेंज में ये जो ऑपरेटर्स हैं, अमेरिकन ऑपरेटर्स हैं, ये अपना खेल करते रहेंगे, कभी ऊपर, कभी मंदड़ी हावी, कभी तेजड़ी हावी, चलता रहेगा। लेकिन जो इंडियन इन्वेस्टर भी है, अगर उनके पास में अमेरिकन नैस्डैक लिस्टेड, डॉ जोन्स लिस्टेड कोई अच्छे शेयर हैं, दे नीड नॉट टू वरी, दे शुड कंटिन्यू टू होल्ड विद कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर कभी हारा नहीं है, मतलब इन्वेस्टर कभी नहीं हारता है, और सटोरिया कभी जीतता नहीं है लॉन्ग रन के अंदर। ये इतिहास गवाह है इस बात का। और भारतीय बाजार भी ठीक है, इंडेक्स तो डाउन था फ्राइडे को, बट इट डजेंट मीन कि शेयर मार्केट के अंदर कोई फंडामेंटली कोई गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एक बेटर गवर्नमेंट इज गवर्निंग द इंडियन इकोनॉमी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट के हाथों में है, और मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट रहेगी, दिस गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। आई एम नॉट मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट इवन देन आई रिक्वेस्ट द गॉड दैट a good party, a good political party or a honest prime minister should rule over India, which is ongoing now. I thanks God. अब सवाल ये है, इसलिए घबराइए मत बिल्कुल भी, आप अच्छे शेयरों को होल्ड कीजिए। और मैं जो भी आपको बताऊंगा वो एक इतना महत्वपूर्ण तथ्य है जो बहुत कम लोग बताएंगे। बहुत से लोग ये कहते तो मिल जाएंगे, 50 शेयर खरीद लिए, 7 पीढ़ी बेटी खाएगी, ये शेयर 10 गुना हो जाएगा, ये 5 शेयर चलेंगे। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। वो भी विद्वान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यंग हैं, और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। मैं उनकी कोई, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने उसमें सुधार करना चाहिए। 50 शेयर से 7 पीढ़ी कहाँ से खाएगी, वो 1 पीढ़ी नहीं खा सकती। ऐसे हेडिंग्स भी नहीं देने चाहिए। दीज आर ऑल डिसेप्टिव हेडिंग्स। थैंक यू। मैं सॉरी, मतलब मैंने थोड़ा सा कहा है, ठीक है, जो भी है। लेकिन अब आते हैं अपन टॉपिक पे। मैं आज ये बताऊंगा आपको कि किस शेयर को कब खरीदना शुरू करना चाहिए, एंड दिस इज द मेन पॉइंट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट। उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि मैंने ये कहा था कि मैं पोर्टफोलियो को किस तरह स्ट्रक्चर करना ये बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा अर्ली होगा। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, उसी के हिस्से हैं ये, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बहुत तैयार करना, एक बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात आपसे ये है कि आप लोग, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है, युवा पीढ़ी मीन्स दी पर्सन्स अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स, कि वो प्लीज़ पढ़ने में ये नुकसान नहीं करेंगे मेरी वीडियोस। लग कुछ नहीं रहा है, आप कोई सीरियल देखते हो, पिक्चर देखते हो, उसके बजाय 20 मिनट ये देख लीजिए, क्या दिक्कत है, यू विल गेट समथिंग। इसको अंडर वेट मत करें, हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए।
तो मेरा वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी कहें कि वो क्या देखें। कई वो कहते हैं ये क्या देखना साहब, शेयर तो कोई बताया नहीं इसने, इसमें क्या देखना साहब, कोई कह देगा। ऐसा नहीं है। शेयर बाज़ार बड़ा गंभीर बाज़ार है। ये दिखता जवान है लेकिन ये बाज़ार बूढ़ा है। मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ, शेयर बाज़ार भी बूढ़ा है अपने आप में। इसको बूढ़ा मान के चलोगे आप जीतोगे मतलब। इसको बहुत ज़्यादा यंग, आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान पे जो छक्के जब फटाफट छक्के उड़ाता है ना खिलाड़ी, चौके वो जल्दी आउट हो जाता है। और जो बैट्समैन पिच पर जम कर के बड़ी तसल्ली से जमता है, धीरे धीरे बैटिंग करता है, शुरू में बॉलर की टेंडेंसी को पहचानता है और पिच को समझता है, वो खिलाड़ी फिर बाद में चौके और छक्के उड़ाता है ना, तो वो डबल सेंचुरी डबल सेंचुरी उड़ाता है वो खिलाड़ी। बाकी खिलाड़ी तो जल्दी आउट हो जाएगा। तो इन दिस सेम वे, खैर एनीवे, आप मेरी बात को बुरा न माने। मैं आई एम कमिंग टू दी, मतलब जो हमारा जो मेन टॉपिक है, आई एम कमिंग टू दैट। जो एजेंडा ये है कि किस शेयर को, किसी भी शेयर को मैं खरीदारी कब शुरू, दिस इज द मेन पॉइंट। नाउ आई कम, मेन पॉइंट ये है कि ब्रेकआउट ऑफ ए शेयर, लाइफ टाइम ब्रेकआउट एंड 52 वीक पॉइंट ब्रेकआउट, 52 वीक ब्रेकआउट, ये दो चीज़ें हैं। इन दो पर आपको कंसंट्रेट करना है। अब आप ये कहेंगे ये सब हम देखें कहाँ, इनको आप मनी कंट्रोल पर, बीएसई की साइट पर, एनएसई की साइट पर आप देख सकते हैं कि 52 वीक ब्रेकअप दिया कि नहीं दिया, लाइफ टाइम हाई, बाकायदा मार्केट एक फाइल है, उसमें एक साइट है moneycontrol.com में मार्केट, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई, एवरीथिंग। और फिर चार्ट खोल के देख लीजिए उस शेयर का कि ये लाइफ टाइम है या 52 वीक हाई है। तो लाइफ टाइम हाई है, इसका मतलब आम तौर पर मैं मानता हूँ कि इस शेयर में आगे चाल बहुत है। और कंपनी में चाहे बैलेंस शीट साफ इंडिकेशन नहीं दे रही है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस साफ इंडिकेशन नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट इंडिकेशन नहीं दे रहा है, बाजार के लोग उसको एनालिस्ट जो हैं वो चाहे इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन समथिंग इज बीइंग कुक्ड इन दैट कंपनी। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं पकेगा ही, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगा अभी आपको क्या क्या सावधानी बरतनी, क्या क्या देखना है। पैसा आपका है माय डियर, पैसा आपका जाएगा अगर कल को कोई नुकसान होगा। जल्दीबाजी मत करना। और लाइफ टाइम हाई 52.5 में भी यही है कि वो भी एक अलार्म है कि भाई शेयर ने आखिर 1 साल के लेवल को क्रॉस कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो है इसमें, लेकिन हर केस में लागू नहीं होता है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, फॉलोइंग ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चार्ट देखिए कि पिछले 2-3 साल का चार्ट देखिए आप, उसका moneycontrol.com पे देख लीजिए, एनएसई पे, बीएसई पे, सब पे अवेलेबल है। मनी कंट्रोल पे थोड़ा सा अच्छी तरह दिखाई देता है, इसलिए देख लें प्लीज़। और उसमें सबसे पहले चार्ट देखें कि शेयर ने किस तरह से जिगजैग किया है और 52 वीक हाई पर ये किस तरह पहुंचा है, कितने उतार चढ़ाव इस पर आए। और ओवरऑल ये एकदम से तो 52 वीक हाई पे नहीं आ गया, वो गलत है। एकदम से मतलब 2-3 दिन में 52 वीक हाई पे नहीं आना चाहिए। उसमें धीरे धीरे स्लोप, जैसे पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ते हैं उस तरह से धीरे धीरे वो चढ़ा है और उस चढ़ करके उसने 52 वीक हाई को पार किया। अनदर थिंग, दोनों ही केसों के अंदर लाइफ टाइम हाई और 52 वीक हाई दोनों के अंदर ही, दोनों को कंबाइन करें, दोनों में ये सब चीज़ें चेक करें। एक तो चार्ट को चेक कर लीजिए कि वो धीरे धीरे करके और चढ़ा है, और बीच में करेक्शन आए होंगे, वो नेचुरल आएंगे करेक्शन। हर 4 दिन 5 दिन बाद करेक्शन आता है, हर शेयर में 3 दिन 4 दिन चढ़ता है, फिर वो करेक्शन लेता है, फिर कंसोलिडेट करता है 10-5 दिन, फिर चढ़ता है वो। अगर उसमें दम है तो आगे, अदरवाइज वो चला जाता है, माल बेच करके रवाना हो जाता है। और तो अब सवाल ये है कि एक तो आप चार्ट को देख लीजिए कि चार्ट के अंदर एक ग्रेजुअल धीरे धीरे वो ऊपर आ रहा है। कोई बड़ी डिच भी आई है तो उससे कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब ठीक है, वापस चढ़ गए, वापस मतलब डिच के बावजूद वापस चढ़ा है, इसका मतलब शेयर में दम है। द क्लोज सर्किल ऑफ द कंपनी, द मार्केट ऑपरेटर और इनसाइडर्स आर गिविंग ए वेट और आर इंटरेस्टेड इन द स्क्रिप्ट।
दूसरी बात है प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए आप, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट एक ही लेटेस्ट क्वार्टर की उसमें मिल जाएंगे बीएसई की साइट पे आपको। ये moneycontrol.com पे मिलते हैं और स्क्रीनर पर भी मिलते हैं। ये साइट्स पे मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी बातें नहीं कहता है, हर आदमी प्रोफेशनल बात करता है, अपनी बातचीत सीखता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख लीजिए, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसमें कंपनी की ग्रोथ स्टोरी क्या है ये मालूम पड़ जाएगी। कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, 2-5 मिनट का काम है। स्क्रीनर moneycontrol.com पे बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत साफ सुथरा अवेलेबल है वो। फिर आप कंपनी की इक्विटी भी चेक कर लीजिए। मैंने कल वाले मतलब उसमें बताया था 2-3 में, पिछली बार वो जो मेरा वीडियो था उसमें बताया था कि किस तरह की कंपनियों को सेलेक्ट करना चाहिए। छोटी इक्विटी है कि नहीं, कोई बहुत विशाल का इक्विटी तो है या नहीं, कोई 4-5 हज़ार करोड़ की इक्विटी और कंपनी आप 5 हज़ार करोड़ का टर्नओवर दे रही है, वो चाहे 50% कमा रही तो भी आपको नहीं सर्व कर सकती वो कंपनी। दूसरी बात है मैनेजमेंट को देखें, कंपनी मैनेज किसके द्वारा है। डायरेक्टर्स की, चलो अगर वो सिंगल कंपनी मैनेजमेंट है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, तो आप कम से कम उसके मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन ही चेक कर लीजिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही चेक, उनकी लाइफ प्रोफाइल ही चेक कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगी सब। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एमडी वगैरह जो दिए हुए हैं, प्रमोटर वगैरह दिए हुए हैं, उनकी प्रोफाइल किसी ना किसी की मिल जाएगी कि वो पहले क्या करते थे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी बैकग्राउंड है, किस बिजनेस प्रोफाइल से आए हुए लोग हैं वो, उनको आप चेक करें। नंबर 2, मैनेजमेंट जो का प्रोडक्ट को चेक कीजिए। अब प्रोडक्ट को आपको एनुअल रिपोर्ट में भी मिल जाएगा और गूगल पे भी मिल जाएगा। आप देख लीजिए तो प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, फला कंपनी नाम डालिए आप उसमें, वो बता देंगे आपको क्या क्या प्रोडक्ट हैं। फिर आप ये डालिए कि व्हाट आर द कैपेक्स प्लान्स ऑफ द कंपनी, कैपेक्स प्लान, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान क्या क्या है कंपनी के, क्या क्या करने जा रही है भविष्य में कंपनी। फिर ग्रोथ P&L से मालूम पड़ जाएगी, वो जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उससे मालूम पड़ जाएगी। और स्क्रीनर पर तो 10 क्वार्टर की वर्किंग दी हुई, उसमें मालूम पड़ जाएगी टेंडेंसी क्या है, मार्जिन क्या है कि नहीं, मार्जिन क्या है, ग्रोथ क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, चार्ट क्या बोलता है, और टर्नओवर क्या है, डिलीवरी वॉल्यूम क्या है। ये सारी चीज़ें आप लिख चेक करें। मैं आम आदमी को शिक्षा दे रहा हूँ और ये वो शिक्षा है जो आपके ज़िंदगी भर काम आएगी, बच्चों के काम आएगी। शेयर बाज़ार कभी ख़त्म नहीं होंगे। 21वीं सदी 20वीं सदी का वरदान मानवता के लिए शेयर मार्केट है। मतलब आज अमेरिका का एक 3rd ग्रेड टीचर लेवल का आदमी, एक छोटे से छोटा आदमी वर्ल्ड टूर कर जाता है, वो काय की बदौलत है, वो सिर्फ शेयर मार्केट की बदौलत है। आज वो अमेरिका के अंदर जो लोगों को पेंशन मिलती है वो काय के पीछे मिलती है, शेयर मार्केट के पीछे मिलती है। आज इंडिया के अंदर भी ये पोजीशन आती आई है। सन 2004 के बाद में जो गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग आए हैं उन सबको जो पेंशन मिलेगी, वो जो पेंशन कंट्रीब्यूशन उनका कट रहा है, उस पेंशन, उस फंड को जो इन्वेस्ट किया जाएगा, कुछ शेयरों में करेंगे, कुछ डेट में करेंगे, उससे आने वाले रिटर्न से आपको पेंशन मिलेगी। तो डोंट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द शेयर मार्केट। ये कहीं जाने वाला नहीं है, बहुत उपयोगी चीज़ है। और गरीबी को दूर करने का एकमात्र शिक्षा और शेयर बाजार, 2 ही चीज़ें। इन्वेस्टमेंट के 3 साधन हैं, एक तो गोल्ड, एक रियल्टी और एक शेयर मार्केट। गोल्ड की चौकीदारी करनी पड़ेगी। गोल्ड रोज़ नहीं बढ़ता है, हमेशा नहीं बढ़ता है। बहुत बड़ा कंपेयर कर लीजिए आप, गोल्ड में पिछले 20 सालों के अंदर कितना अप्रिसिएशन आया, और म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड को ले लीजिए आप तो सबसे बढ़िया, एक मीडियम लेवल का म्यूचुअल फंड लीजिए, बहुत बढ़िया भी मत लीजिए, ताकि एक एवरेज मतलब आपको मालूम पड़े कि एवरेज ग्रोथ क्या रही। दूसरी बात रियल्टी है। रियल्टी में भाई साहब आज अगर मान लो आप क्लीन कोई झगड़ेबाजी की ज़मीन खरीदोगे तो वैसे डूबेगी, 2-4 हज़ार रुपये गज में, 5 हज़ार रुपये गज में ले ली गई, और वो झगड़े में आपकी ज़िंदगी निकल जानी है। आप नौकरी पेशा आदमी, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, अपना उधर ध्यान दोगे, इधर करोगे, क्या मतलब है, इसमें मत पड़िए डिवाइड में। और अगर आप क्लीन लैंड खरीदोगे, डेवलप्ड लैंड खरीदोगे, एक गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड अप्रूव्ड लैंड खरीदोगे तो बहुत महंगी आएगी, उसमें कोई अप्रिसिएशन मिलना नहीं है। क्योंकि जो डेवलपर कॉलोनाइजर्स है, ये अगले 5-10 साल का कसर जो तेल है ना उसका, वो तो निकाल के खुद ही पी जाते हैं, आपको कोई देवार नहीं है वो। तो इसलिए जो शेयर मार्केट है, इसमें नई नई चीज़ें आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए डेवलपमेंट्स होते हैं, और नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट,
मैनेजरियल डेवलपमेंट, नए नए इन्वेस्टमेंट होते हैं, उन सब के कारण शेयर मार्केट इज एवरग्रीन मार्केट। ठीक है, थोड़ी बहुत मंदियाँ आती हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई खास बात नहीं। तो अब पोजीशन ये रही कि ग्रोथ को चेक करना है, टेक्नोलॉजी को चेक करना है, मैनेजमेंट को चेक करना है, प्रोडक्ट को चेक करना है, क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करना है, एनुअल रिजल्ट को चेक करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, डेट को देखना है, इक्विटी बेस को देखना है। इक्विटी के बारे में बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा हो कंपनी का, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसीलिए मेरा निवेदन है कि मेरे पूरे वीडियोज़ को आप देखें। आप किसी लेक्चरर का कॉलेज में 5 मिनट लेक्चर सुन के और रोज़ाना बाहर निकलते चले आइए, आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप उस लेक्चरर को गाली अवश्य देंगे, इसलिए कुछ नहीं बताता है, ये तो बेकार लेक्चरर है। गलती आपकी है, आप जल्दी क्यों उठ के आए? आप ध्यान से सुनिए उस लेक्चर को। ये पोजीशन, लोग ट्यूटर्स को पैसा देते हैं, लेकिन अगर जो अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं उनके लेक्चरर की, टीचर्स की बात को अगर ढंग से सुन लें तो मैं समझता हूँ कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन खैर, एनीवे, नाउ वी कम टू द ओरिजिनल टॉपिक। इन सब चीज़ों को चेक करके और एक अच्छा, फिर दूसरी बात और देखिए कि आप उसका पी रेशो चेक कीजिए। जो सेक्टर का पी रेशो है उसके एवरेज पी रेशो से अगर वो ज़्यादा है तो भी कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सेक्टर पी रेशो, एवरेज पी रेशो मान लो 25 है और वो कहीं 75 हो, ऐसा भी नहीं हो। 75 उस हालत में तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर ग्रोथ रेट 50, 60, 70% है, चलो 75% भी चलेगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और उस हालत में वो ग्रोथ दे रहा है 60-70% की, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा वो भी, कोई बात नहीं। थोड़ा कम प्रॉफिट आ जाएगा लेकिन आएगा। लेकिन मान लीजिए कि उसकी ग्रोथ भी 15% है और पी रेशो भी जो एवरेज पी रेशो उससे ज़्यादा है, ऐसे शेयरों को मत लीजिए, ऐसे शेयर्स को मत लीजिए। और ये जो ब्रेकआउट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इसमें ये सबके बावजूद भी होते हुए थोड़े चौकन्ने रखिए। दूसरी बात है कि वो शेयर के चार्ट में आप खास तौर से ये बात देखिए कि अगर वो पिछले 4-5 दिन के अंदर 15-20%, 10% से ऊपर अगर वो शेयर चढ़ गया है तो प्लीज़ वेट। हो सकता है आपने जब देखा उससे और 10% चढ़ जाए, 20-25% से ज़्यादा 3-4-5 दिन के दौर में वो शेयर नहीं चढ़ता, ये पक्की बात। और वो चढ़ के गिरता भी है तो उसको आराम से गिरने दीजिए, फिर थोड़ा तसल्ली रखिए, पेशेंस कहीं नहीं जाएगा। शेयर बाजार खूब अपॉर्चुनिटी देता है, मार्केट झटका खाएगा तो गिरेगा वो। ऑपरेटर अगर उसमें उसको कंसोलिडेशन फेज में लाया जाता है, आता नहीं है, लाया जाता है, लाएगा तो आपको मौका मिलेगा उस वक्त। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। सा पाइप्स के मैंने शेयर खरीदे, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए जब, तो वो रिजल्ट इतने शानदार थे वो रिजल्ट कि 3 गुना प्रॉफिट आ गया एक क्वार्टर। मैंने बैलेंस शीट चेक कर ली, मैनेजमेंट वगैरह को, प्रोडक्ट सब मैं जानता हूँ, मेरी टिप्स पर है। प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छी तरह देख लिया, कोई इसमें एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई नहीं था। मैंने मैनेजमेंट की कॉल काल भी सुनी, उस पर यह सवाल भी पूछा गया मैनेजमेंट से कि क्या आप ये मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, कुछ बताई बातें, वो ये भी कहा कि ये सब रॉ मटेरियल प्राइसेस पर डिपेंड करेगा। तो खैर मैंने खरीद लिया, मैंने 535 में खरीद लिया। मेरा खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल सत्य एकदम। और वो शेयर गिर करके धीरे धीरे मैंने देखा, अभी जो मंदी का झटका लगा उसमें 385 रुपये आ गया। चलो कोई नहीं, मैं आई वॉज कॉम्पिटेंट, मैनेजमेंट जिंदल्स का मैनेजमेंट था, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, APL अपोलो में, उसमें क्या फर्क है, एक ही बात हो। टेंडर अप्रूव्ड हैं, दुनिया भर के ऑर्डर्स हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं, कंपनी ने नए प्लांट लगाए हैं, कुछ और टेक्नोलॉजी में सुधार किया था, सबको देख लिया, फर्स्ट क्लास था। मैंने आई वॉज कॉन्फिडेंट, नथिंग टू वरी। तो मुझे वो 535 पे था, कितना भारी रिजल्ट आया है, और अभी पिछले 10-15 दिन में भी ये शेयर कोई ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ है। और APL अपोलो या और भी जो पाइप इंडस्ट्री के शेयर हैं वो तेज़ हैं, उनमें सबसे सस्ता शेयर, तो इसको पकड़ लो। पकड़ लिया मैंने, वो तो धीरे धीरे नीचे आता गया। अभी जो मंदी का झटका है 385 आ गया उसको, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई हैड नो वरी, क्योंकि मैंने सारी बातें चेक कर ली थी। कोई उस बंदे को कोई चोट नहीं मार सकता जो फंडामेंटली टेक्निकली एनालिसिस करके चलेगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट
एंड टुडे द प्राइस ऑफ द शेयर इज 560। आप खरीद मत लेना प्लीज़, मेरी रिकमेंडेशन नहीं, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ उसमें। और बहुत से शेयर हैं, बहुत से उदाहरण हैं। तो अगर उन सब इतनी सारी चेकिंग जांच पड़ताल के बावजूद भी आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई गिरा देता है, कोई ऑपरेटर बहुत बदमाश होते हैं, मतलब ये बहुत चालाक होते हैं और ये डाटा देखते हैं कि कितने रिटेल इन्वेस्टरों ने खरीदा, कितने मतलब डिलीवरी उठी है, कितने शेयर होल्डर्स बढ़े कंपनी के, ओवरऑल्ड तो नहीं कोई कंपनी, ये सारी बातें चेक। और अगर ओवरऑल्ड हो जाती है तो उसको तोड़ देते हैं और इन्वेस्टर को थका करके और उसका माल बिकवा देते हैं, और उसको माल को सस्ते दामों में खरीद करके जब ये देख लेते हैं कि तो वो सब खींच ले जाए। मेरे साथ बहुत चोट हुई है। नारायणा हॉस्पिटल 735 रुपये में खरीदा, 735 रुपये से ऊपर 1 रुपया भी नहीं गया साथ में। रेनबो हॉस्पिटल आई गोट ए ह्यूज अलॉटमेंट, क्वांटम अलॉटमेंट था मेरे पास, 427 लिया है, 545 में आया था, 427 लिया है। और 427 आने के बाद उस शेयर को आप देख लीजिए 1300 रुपये लेगा। तो ये सब ऑपरेटर गेम है। इन सब चीज़ों से घबराइए मत, अगर फंडामेंटली आपने सारी जांच पड़ताल कर ली है तो। और ठीक है भाई, ये शेयर बाजार है, देखो 10 में से कोई 2 शेयर 1-2 शेयर चोट भी मार गए, तो इतनी जांच पड़ताल के बाद खरीदे गए शेयरों में कोई चोट भी आएगी तो ऐसी चोट नहीं आएगी कि आपका 1 रुपया 54 रह जाए, 8 नहीं रह जाए, 20-25% डाउन सही, कोई बात नहीं। 1 में चोट आ गई, 9 में तो कमाओगे, 8 में तो कमाओगे आप। कोई मंदी का झटका आ जाए तो आपको नुकसान हो सकता है, टाइमिंग नुकसान होगा, हिम्मत करके होल्ड रखना उसको मतलब। तो ये बात है प्लीज़, मैंने आज बहुत आई एम ऑल्सो हैप्पी कि मैंने आपको ये सब बातें बताई। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है, मुझे खुशी जब होगी जब आप सब लोग पूरे वीडियो को देखें, इसको समझें और इसका कंप्लायंस करें और बड़ी तसल्ली से शेयर बाज़ारों में काम करें, बड़ी तसल्ली से इन्वेस्टमेंट करें और चालू रहेगा काम। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।